सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, ये 2-3 बार बता दी ये वाली बात। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, विच आर बोथ वेरिंग। ठीक है, दोनों ही वेरी कर रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है कि विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ का रेंज होता है वो है 3600 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ये उसका रेंज होता है। ठीक है, मतलब रेड का हाईएस्ट जो वेवलेंथ होता है वो लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। तो अप्रॉक्सीमेट है ये, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 7823 ऐसा भी हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली बोला गया। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये हम वैक्यूम में बोल रहे हैं। ठीक है, तो वैक्यूम को ही अप्रॉक्सीमेटली हम बोल देते हैं, वही एयर में भी होती है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही हम एयर में लेके चलेंगे। उसके बाद लाइट के अंदर एनर्जी होती है, आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लाइट का मोमेंटम कितना होता है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, h/λ भी लिख सकते हो, h/c भी लिख सकते हो। ये लाइट के अंदर मोमेंटम और एनर्जी दोनों होते हैं। ठीक है, लाइट के अंदर मोमेंटम और एनर्जी दोनों होते हैं। ठीक है, ये वाली बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक सवाल भी आया था कभी नीट के अंदर, उसमें पूछा गया था कि लाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी और बोला गया था कि उसका मोमेंटम कैलकुलेट करो, तो सवाल आया हुआ इसके ऊपर, पर वो इस चैप्टर का नहीं है। ठीक है, व्हेन लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम देन देयर इज़ नो चेंज इन इट्स स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या बोला, अगर लाइट उसी मीडियम में से वापस रिफ्लेक्ट होके आ गया, मतलब एक मीडियम में है और किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ और वापस उसी मीडियम में रिटर्न होके आ गया, तो उसकी किसी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसका स्पीड, तो उसी मीडियम में अगर घूम रहा है तो उसका स्पीड उतना ही रहेगा। मतलब अगर मीडियम चेंज किया होता तो मान लिया कि नेक्स्ट मीडियम में गया तो उसका मीडियम डेंसर है मान लिया, तो अगर वो थोड़ा सा भी डेंस मीडियम है तो उसके पार्टिकल पास पास होंगे, उसके मोलिक्यूल्स पास पास होंगे, तो पास पास होंगे तो लाइट को मूव करने के लिए कम स्पेस मिलेगा, तो स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा लाइट का। लेकिन अगर वो वापस उसी मीडियम में आया तो फिर लाइट का स्पीड चेंज नहीं होगा, और स्पीड चेंज नहीं होगा तो लाइट का वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगा। तो यही फिनोमेना होता है, और फ्रीक्वेंसी तो कभी भी चेंज होता ही नहीं है। मतलब आप ये मान लो कि चाहे मीडियम चेंज हो चाहे नहीं हो, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होता ही नहीं है लाइट का। ठीक है, तो अगला पॉइंट वही है। तो व्हेन लाइट इज रिफ्रेक्टेड टू अनदर मीडियम, तो क्या होता है, इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ बोथ आर चेंज्ड बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी मैंने आपको यही बोला, चाहे वो सेम मीडियम में रहे, चाहे वो मीडियम चेंज कर ले, उसका फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी उतना ही रहेगा। बिकॉज उसका स्पीड बदल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी तो उतना ही रखना है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि न्यू यानी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है c/λ के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी उतना ही है, तो अगर स्पीड कम होगा तो वेवलेंथ बढ़ जाए, स्पीड कम होगा तो वेवलेंथ को भी कम होना पड़ेगा। ठीक है, और स्पीड बढ़ गया तो वेवलेंथ को भी बढ़ना पड़ेगा, यानी ऊपर वाला क्वांटिटी बढ़ा तो नीचे वाले को बढ़ना ही पड़ेगा, ऊपर वाला कम हुआ तो नीचे वाले को बढ़ना कम ही होना पड़ेगा, इस तरीके से। तो यानी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, स्पीड बढ़ा तो वेवलेंथ अपने आप बढ़ जाएगा, स्पीड कम हुआ तो वेवलेंथ अपने आप कम हो जाएगा। दोनों चीज़ें पैरेलली चलेंगी बट फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा। और सेम मीडियम में तीनों ही चीज़ें सेम रहेंगी, क्योंकि स्पीड नहीं बदलेगा तो वेवलेंथ भी नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी तो कभी बदलती नहीं है। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या होता है इसकी बात करते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आपको पहले ही दे चुका हूँ। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, ठीक है, मीडियम का ही प्लूरल होता है। ठीक है, मीडिया, तो व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया अ पार्ट ऑफ लाइट इज रिटर्न्ड टू द सेम मीडियम, दिस प्रॉपर्टी, देखो, दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिटर्निंग बैक टू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपने नोटिस करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ अ पार्ट ऑफ द लाइट, लाइट का एक पार्ट, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होगी। जैसे मान लिया मैंने बोला ये मेरे पास एक बाउंड्री है, बाउंड्री के जस्ट ऊपर मेरे पास मीडियम 1 है, बाउंड्री के जस्ट नीचे मीडियम 2 है। ठीक है, तो यहाँ से लाइट आई, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, लाइट का कलर ग्रीन दिखाते हैं। मान लिया यहाँ से एक लाइट रे आई, ठीक है, अब क्या होगा,
अब यहाँ पे सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे कुछ लाइट तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, कुछ पोर्शन तो, और कुछ पोर्शन आगे जाएगा और वो अपने रास्ते से बेंड होके जाएगा, ऐसा नहीं है कि सीधी निकल जाएगी, ठीक है, तो बेंड हो जाएगी। तो इस वाली रे को, जो सबसे पहली रे हमने बनाई है, इसको तो हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, जो रे इंसिडेंट कराई। ये जो वापस उसी मीडियम में, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली रे, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये क्या है, जो थर्ड वाली जो है, ये इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे। अब ऐसा नहीं कि एक रे अलग से हम क्या करते हैं, हम तो पूरा जैसे टॉर्च मार दिया, ठीक है, टॉर्च से क्या आएगी, बहुत सारी रेज आएंगी, तो हमेशा एक बीम आता है लाइट का। तो बीम क्या होता है, एक बंडल को बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट इज अ बंडल ऑफ लाइट, ठीक है, बीम इज बंडल ऑफ लाइट या बंडल ऑफ रेज बोल सकते हो, ठीक है, बहुत सारी रेज को टुगेदर। तो हमने एक बीम भेजा यहाँ पे, उनमें से बीम में से सिर्फ एक रे की बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक रे पे स्टडी की है, अभी एक रे की बात कर रहे हैं। तो वो जो एक रे आया ना, तो एक रे में से आधा रे तो, मतलब आधा बीच में से, ऐसे मान लो कि बीच में से काट दिया, जैसे ये रे आ रहा था उसको मैंने दो टुकड़ों में बांट दिया, बीच में से कैंची से काट दिया, तो आधा टुकड़ा तो मुड़ गया वापस, आधा टुकड़ा अंदर चला गया, ठीक है, इस तरीके से। तो जो आधा टुकड़ा वापस मुड़ के आ गया, आधा पोर्शन ऑफ द लाइट वापस मुड़ के आ गया, तो उसको हमने बोला कि इस प्रॉपर्टी को बोल दिया रिफ्लेक्शन, और जो अंदर चला गया उसको बोला हमने रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझिए, कितना पार्ट बाहर आया, कितना पार्ट अंदर गया, इन दोनों का हम तभी बता सकते हैं इन दोनों में कि कौन सा पार्ट ज़्यादा है, कौन सा पार्ट कम है, डिपेंडिंग अपॉन मीडियम कैसा है। मतलब जैसे अगर मैंने कोई ऐसा मीडियम लगा दिया कि जो 100% रिफ्लेक्शन ही कर रहा है, जैसे मैंने मिरर रख दिया, तो मिरर में क्या होता है कि बैक साइड पे पॉलिश होता है, तो वो पॉलिश के आर पार लाइट नहीं जा पाता। मान लिया मैंने ब्लैक कलर का पॉलिश कर दिया, किसी डार्क कलर का, उसके पीछे भी मैंने एक, आपने देखा होगा जो हमारे घरों में शीशा होता है, उसके पीछे एक कार्डबोर्ड होता है और उस कार्डबोर्ड के आगे शीशा होता है, उस शीशे के भी बैक साइड पे पेंट किया होता है, तो उसके पीछे गत्ता लगा रहता है ऐसे। तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट गया और उस गत्ते के आर पार, पहले तो वहीं से पार नहीं जा पाता जो पॉलिश है, ठीक है, बैक साइड में जो पॉलिशिंग किया हुआ उसी के पार नहीं जा पाता। अगर थोड़ा बहुत पोर्शन पीछे चला भी गया तो वो पीछे कार्डबोर्ड की वजह से और पीछे नहीं जा पाता, तो वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है एज इट इज़। 100% भी छोड़ो, थोड़ा बहुत हम बोल देंगे कि एब्जॉर्ब हो गया उसी के अंदर हीट की फॉर्म में, तो हम बोल देते हैं कि मान लिया 90% जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस बाहर आ गया, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अ पोर्शन ऑफ लाइट या फिर अ पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि पूरा चला गया, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कभी आपके सामने कोई मिरर है, ठीक है, मिरर भी क्यों, जैसे मॉल वॉल में जाते हो तो आपके सामने कभी मॉल में कांच होगा, तो आपने कभी उस कांच को देखा है, तो अगर उसके पास जाके देखोगे तो आपको हल्की हल्की अपनी रिफ्लेक्शन नजर आएगी। तो जो हल्की हल्की रिफ्लेक्शन नजर आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि जो रेज का कुछ पोर्शन वापस आ रहा है, तो कुछ पोर्शन वहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। तो वहाँ पे अगर आपने ये नोटिस करा हो कि बैक साइड में अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट जल रही है, ठीक है, अगर बैक साइड में उस शीशे के उस तरफ बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट जल रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको उस तरफ के ऑब्जेक्ट ज़्यादा दिखेंगे और अपनी रिफ्लेक्शन कम दिखेगी, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो रहा होगा और रिफ्लेक्शन कम हो रहा होगा, यानी लाइट आर पार ज़्यादा जा रही होगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस कम आ रही होगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि अगर वहाँ बैक साइड में अंधेरा कर दिया जाए, ठीक है, पीछे की लाइट बुझा दी जाए, तो आपको क्या होगा, अब शीशे के अंदर आपको अपनी इमेज ज़्यादा क्लियर नज़र आने लग जाएगी। क्यों, अब क्या हुआ, अब जो आपके फेस से जो रे चली थी वहाँ तक, अब वो अंदर जाने की बजाय रिफ्लेक्ट होके वापस आई आपके पास, ठीक है। अच्छा, आई होप इतना पोर्शन आपको समझ में आ गया है। जैसे जैसे हम मटेरियल इस तरह का यूज़ करते जा रहे हैं कि उसके आर पार रे कम जा पा रही है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने को रिफ्लेक्शन नज़र आने लग जाता है, ठीक है। तो ये फंडा होता है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने ये एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, आप इस एग्जांपल को देखें ज़रा ध्यान से। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पानी के अंदर
पत्थर भी नज़र आ रहे हैं और पत्थर की रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रही है। तो ये जो लेफ़्ट साइड में फिगर है इसमें तो आपको नज़र आ रहा है कि पानी के अंदर के पत्थर आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं, और जो राइट साइड में जो 2 फिगर हैं इस फिगर में आपको दिख रहा है कि ये पहाड़ की ये रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है आपको। एक सेकंड कलर चेंज करता हूँ। और यहाँ पे आपको पहाड़ की रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको इस पत्थर की रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। तो ये कैसे हो रहा है, ये फिनोमेना कैसे हो रहा है? तो वही हो रहा है, इस पत्थर से जो रे चली, इस पत्थर से जो रे चली वो रिफ्लेक्ट होके वापस आई, और कुछ अंदर से ये जो अंदर वाले पत्थर हैं इनसे जो रे चली ये भी बाहर आई डायरेक्ट, और बाहर आके आपकी आई तक पहुंच गई। ठीक है, जब वो आपकी आई तक पहुंची तो फिर आपको ये वाले पत्थर नज़र आ रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, और अच्छे से बताता हूँ इस बात को, ज़रा ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को कि अब लाइट आई कहाँ से। अब मैंने क्या बोला, मेरे को शीशे में अपनी इमेज दिखी। ठीक है, तो लाइट मेरे फेस से चली, शीशे पे टकराई और वापस मेरी आँख तक आई। ठीक है, अब मेरे फेस पे लाइट कहाँ से आई? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे फेस से लाइट जनरेट हो रही है, मेरा फेस कोई लाइट का सोर्स थोड़ी है। तो लाइट आई कहाँ से? लाइट किसी भी लाइट सोर्स से आई, चाहे मैं धूप में खड़ा हूँ, चाहे मैं छाँव में खड़ा हूँ जहाँ पे सनलाइट थोड़ा बहुत आ रहा है, या फिर मैं किसी ऐसे रूम में खड़ा हूँ जहाँ पे ट्यूबलाइट जल रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, या फिर हो सकता है कि डायरेक्ट ट्यूबलाइट मेरे फेस पे रेज नहीं फेंक रही है, लेकिन मैं पीठ करके भी खड़ा हूँ तो ट्यूबलाइट की रेज इस रूम में चारों तरफ कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होके आ रही होंगी, दीवारों से रिफ्लेक्ट होके कहीं ना कहीं से आके मेरे फेस पे पड़ रही होंगी। चारों तरफ से लाइट मेरे फेस पे पड़ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से, ये चारों तरफ से रेज ने घेर रखा है मुझे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से रेज पड़ रही है मेरे फेस पे। अब जब मैं शीशे पे देख रहा हूँ तो वो रेज मेरे फेस पे जो आ रही है, मेरे फेस से रिफ्लेक्ट होके वो सबसे पहले तो सोर्स से चली, ओरिजिनल सोर्स जो लाइट का सोर्स है वहाँ से रेज आई, मेरे फेस से रिफ्लेक्ट हुई, मेरे फेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ गई? वो गई शीशे के ऊपर, तो उस कांच के ऊपर रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से मेरी आई पे आई। तो अब हम जहाँ भी जब भी पढ़ेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है हम सीधा रे उसी से चलाएंगे। उस ऑब्जेक्ट तक रे कहाँ से आई? वो रिफ्लेक्ट होके कहीं से आई होगी, किसी ना किसी सोर्स से आई होगी, उस सोर्स को हम छोड़ देते हैं, उसको छोड़ दिया। तो हमने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है लाइट में रखा हुआ है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको लाइट में रख दिया, तो दुनिया में कहीं से किसी सोर्स से लाइट आई, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके तो हम क्या करते हैं, पीछे का पोर्शन काट दिया। अब हम सीधा बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट चला, तो जब भी लाइट चलानी है ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट से चलेगी, क्योंकि पीछे का पोर्शन काट दिया हमने। ऑब्जेक्ट तक भी कहीं से आई होगी, कोई बात नहीं, आने दो। अगर ऐसा है कि हमने टॉर्च ही रख रखा है फिर तो डायरेक्ट टॉर्च से ही आ रही है, लेकिन टॉर्च की बजाय कोई और ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने हाथ रख दिया, फेस रख दिया, मोबाइल रख दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, ये पेन रख दिया, तो अब पेन से रे जो चल रही है वो पेन से नहीं जनरेट हुई, जनरेट तो कहीं और से हुई होगी, पर वो पेन तक पहुंच चुकी है, ये मान लो। अब पेन से वो आगे जा रही है। ठीक है, तो ये कहानी है। अच्छा, अब हुआ क्या, यहाँ पे इस फिगर में आप देखें, ये जो ऊपर वाला पत्थर है, इस पत्थर से लाइट चली, पानी की सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई और वो हमारी आई तक पहुंची, तो हमें इसकी रिफ्लेक्शन दिख रही है। जहाँ पे भी हम खड़े हैं हमें वहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। ठीक है, तो मान लिया मैं यहाँ पे आई बना देता हूँ। ठीक है, तो मान लिया अपने को यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन ऐसे नज़र आ रही है। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारी आँख तक पहुँच गई है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ये पानी है, ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है ये बता रहा हूँ। यहाँ पे पानी है, यहाँ नीचे एक पत्थर पड़ा था, ठीक है, ये पानी का सरफेस है, और यहाँ पे हम खड़े थे, देख रहे थे इसको। ठीक है, मान लिया हम यहाँ खड़े होके देख रहे हैं, ये हमारा आई है। तो हुआ क्या, लाइट रे यहाँ से चला, कहीं से किसी भी सोर्स से आया होगा इस तक, हमें नहीं पता किस सोर्स से आया, बट जो रे यहाँ से चला ऊपर की तरफ, वो यहाँ से बेंड होके हमारी आँख तक पहुँचा। हो सकता है उसका कुछ पोर्शन वापस चला गया हो सकता है उसका कुछ पोर्शन वापस चला गया हो, ठीक है, उसी मीडियम में, हमें नहीं पता। मान लिया वो ऐसे उसी मीडियम में वापस चला गया,
लेकिन जो हल्का फुल्का पोर्शन हमारी आँख की तरफ आ रहा है ना, उस पोर्शन की वजह से हमें ये वाला पत्थर नज़र आ रहा है। ठीक है, जो भी पोर्शन ऑफ लाइट हम तक पहुंचा उसकी वजह से हमें ये पत्थर नज़र आ रहा है। अच्छा, ठीक है। और जो ऊपर वाला पत्थर था, ऊपर वाले पत्थर से लाइट कहीं किसी सोर्स से आया और उस पत्थर से टकराने के बाद फिर वो उस पत्थर से चला, वो चला वहाँ से। ठीक है, चलो इस पत्थर को आँख की दूसरी तरफ बनाते हैं। मान लिया मेरा पत्थर यहाँ पड़ा है ऊपर, तो इस वाले पत्थर से जो लाइट चला वो पानी की सरफेस पे टकराया। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके हमारी आँख तक पहुँचा, तो हमें इसकी परछाई पानी के अंदर एग्जैक्टली इसके नीचे यहाँ पे नज़र आई। ठीक है, इस पोर्शन में इसकी परछाई नज़र आई हमें। ठीक है, तो हो सकता है इसका सारा पोर्शन नहीं आया हो, कुछ पोर्शन आगे चला गया हो, ऐसे हो सकता है कुछ पोर्शन आगे चला गया हो, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन जो थोड़ी सी हमारी तरफ आई उसकी वजह से हमें इस पत्थर की रिफ्लेक्शन नज़र आई। अगर बहुत सारी लाइट आई तो उतना ही ज़्यादा क्लियर हमें इमेज दिखेगा, अगर लाइट बहुत कम आई तो उतनी ही धुंधली हल्की हल्की इमेज हमें दिखेगी। तो जितनी ज़्यादा रेज रिफ्लेक्ट होके आएंगी, मतलब अगर सारी की सारी रेज ही रिफ्लेक्ट होके आ गई तो हमें बिल्कुल क्लियर इमेज दिखेगी, जैसा हमें शीशे में दिखता है। तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, रिफ्रैक्शन की बजाय। तो जहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, कुछ रेज अंदर जा रही हैं और कुछ रेज रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं, तो हमें हल्की इमेज दिखती है, थोड़ी सी धुंधली इमेज नज़र आती है। मेरे ख्याल से आपको इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद पार्शियल रिफ्लेक्शन, यही था, इसी को बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो यहाँ पे दो तरह की सरफेसेस होती हैं, एक होती है प्लेन सरफेस, एक होती है रफ सरफेस। ठीक है, तो ये जो रेज चल रही हैं इनको फिर से हम इंसिडेंट रेज बोलते हैं, शॉर्टकट में मैं IR लिखूँगा इनको। जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है इनको रिफ्रैक्टेड रेज RR। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज के लिए भी RR यूज़ रखेंगे और रिफ्रैक्टेड के लिए भी यही लिखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे देखना बेटा, ये जो मान लिया ये प्लेन मिरर है, तो मिरर तो क्या होता है, प्लेन सरफेस होता है। तो मिरर से जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, वो मान लिया एक बीम डाला, ये एक पैरेलल बीम है। ठीक है, ये तीन जो रेज दिखाई हैं वो एक पैरेलल बीम की रेज है। तो ये जो तीनों रेज इस प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट हुई तो ये सारी सेम एंगल पे ही बेंड हुई। ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल बराबर है। तो ये रेज अगर पैरेलल आई तो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होके चली जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा करने से ये जिस भी ऑब्जेक्ट से आई होंगी, ठीक है, मान लिया ये ऐसे किसी पत्थर से चल के आए हैं, तो वो पत्थर हमें एग्जैक्टली एज इट इज़, अगर यहाँ पे आई है हमारी तो हमें एज इट इज़ ये पत्थर नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आई है तो एज इट इज़ ये पत्थर हमें नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ गई। ठीक है, लेकिन सेकंड केस में देखना, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, रेगुलर या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं जब सारी की सारी रेज एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके जाती हैं और सरफेस प्लेन होता है, प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट होके जाती हैं। लेकिन सेकंड केस में देखना, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जब क्या होता है, रफ सरफेस है। रफ सरफेस जैसे कागज हो गया, दीवार होगी। ठीक है, अगर दीवार पे कोई भी पेंट कर रखा है आपने जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, जो रफ है, या फिर न्यूज़पेपर ले लो आप, न्यूज़पेपर के ऊपर अगर आप लाइट मारोगे, न्यूज़पेपर के ऊपर अगर आप लाइट मारोगे, जैसे आपको नीचे फिगर में दिख रहा है, तो अगर आपने यहाँ से न्यूज़पेपर पे लाइट मारा तो क्या हुआ, एक मिनट, न्यूज़पेपर पे जब आपने यहाँ से लाइट मारा तो ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई न्यूज़पेपर से और कहाँ पे आई, आपकी आँख तक आई। ठीक है, मान लिया ये आई है। ठीक है, यहाँ तक मान लिया लाइट आई, तो अब हमें क्या इसके अंदर इस लैंप की इमेज नज़र आएगी न्यूज़पेपर में? नहीं। ऐसा क्यों? यहाँ पे लैंप की इमेज नज़र क्यों नहीं आ रही? क्योंकि सारी रेज पैरेलल ही नहीं चल रही। एक रे किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई, ये जैसे ऊपर देखना पहले वाले फिगर में, एक रे कहाँ गई, दूसरी कहाँ गई, तीसरी का एंगल कुछ और है, चौथी कहीं और ही जा रही है। तो ये सारी अपनी अपनी डायरेक्शन में जिधर मन कर रहा है वहाँ जा रही है। तो फिर एक रे इधर जा रही है, दूसरी इधर जा रही है, तो इमेज कैसे बनेगा?
इमेज तो तब बनेगा ना जब सारी की सारी रेज मिलके एक ही जगह पे पहुंचे, तभी क्लियर इमेज बनेगा। इसीलिए अपने को क्या होता है, मिरर के अंदर तो कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो उसका अपने को इमेज नजर आता है, रिफ्लेक्ट होके आती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मिरर की जगह न्यूज़पेपर रख दूं तो न्यूज़पेपर में अपने को रिफ्लेक्शन नहीं नजर आएगा, है ना। समझ पा रहे हो ये बात? यही रीजन होता है कि न्यूज़पेपर में अपने को रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है यहाँ पे, ठीक है, वो दोनों ही केसेस में होता है। वो फिनोमेना होता है बेटा सेकेंडरी रिफ्लेक्शन। जैसे सेकेंडरी रेज निकलना, जैसे यहाँ पे इसी फिगर में अगर मैं बात करूँ, जो सेकेंड वाला फिगर है, इसमें पता है क्या होता है, दोनों ही केसेस में होता है वो। पहले में भी यहाँ पे इस रे से फर्दर छोटी छोटी रेज इधर उधर जाती रहती हैं, ऐसे यहाँ से फर्दर छोटी छोटी रेज निकल के जाती हैं। वो आप आगे चल के पढ़ोगे, क्योंकि अगर जहाँ पे रोशनी है, आपने कभी नोटिस करा होगा, जैसे यहाँ पे भी डायरेक्ट रोशनी यहाँ पे है, इस जगह पे लैंप का डायरेक्ट रोशनी नीचे पड़ रहा है इस फिगर में, बट आपको रोशनी यहाँ भी नज़र आ रही है, यहाँ भी नज़र आ रही है, यहाँ भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे भी है, थोड़ी थोड़ी दीवार पे भी है। डायरेक्ट लाइट कहीं और पड़ रहा है बट रोशनी कहीं और भी है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक रेज के ऊपर जहाँ लाइट ट्रेवल कर रही है वहाँ से भी फर्दर थोड़ी थोड़ी रेज डिफ्यूज़ होकर निकल रही हैं। इस प्रॉपर्टी को डिफ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ऐसा होने की वजह से अब आप सोचें कि कमरे में अगर मैंने लाइट जलाई, ठीक है, जैसे मान लिया, नेक्स्ट पेज पे चल के समझाता हूँ ये वाली बात। मान लिया मेरे पास ये न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये मान लिया न्यूज़पेपर है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे एक लैंप है, ऐसे। तो इस लैंप से क्या हो रहा है, लाइट निकल रही है, ठीक है। अब वो बहुत सारी रेज आके इस न्यूज़पेपर पे पड़ रही है, जगह जगह पे जाके, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इन सारी डायरेक्शंस में रेज आ रही हैं। लेकिन क्या मैं सिर्फ जिधर ये रिफ्लेक्टेड रेज जा रही हैं वहीं खड़ा होकर न्यूज़पेपर को देख पाऊँगा? सोचो, एक कमरे में लाइट जल रही है और वहाँ न्यूज़पेपर रखा हुआ है, तो क्या मैं सिर्फ यहीं खड़ा होकर न्यूज़पेपर को देख पाऊँगा? नहीं। अगर मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए या फिर मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए तो भी मैं न्यूज़पेपर को देख पाऊँगा। अगर मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, तो भी मैं न्यूज़पेपर को देख पाऊँगा। मतलब इस कमरे में मुझे कहीं पे भी खड़ा कर दिया जाए, बस मेरी ऐसा होना चाहिए कि न्यूज़पेपर मेरे सामने है। ऐसा नहीं हो कि न्यूज़पेपर को ही छुपा दिया ठीक है, वो नहीं करना है। न्यूज़पेपर सामने होना चाहिए, तो न्यूज़पेपर की तरफ अगर मैं देखूँगा तो मुझे नज़र आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी थोड़ी लाइट एक्चुअल में रेज इधर चली थी, रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही थी, ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ पोर्शन, इस लाइट का कुछ कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होके इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, इधर भी, इधर भी, और इधर भी जा रहा था। इस बंदे के पास भी जा रहा था, ये जो बंदा इधर खड़ा है इसके पास भी जा रहा था, ठीक है। इनसे भी फर्दर सेकेंडरी वेवलेंथ्स निकलेंगे, ऐसे ऐसे चारों तरफ लाइट निकल निकल के अलग अलग डायरेक्शन में फैलती चली जा रही है। तो मैं कहीं पे भी खड़ा हो जाऊं कमरे में, मुझे न्यूज़पेपर दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक डायरेक्शन से ही न्यूज़पेपर दिखेगा, दूसरे डायरेक्शन से न्यूज़पेपर ही नहीं दिखेगा, ठीक है। ये लॉजिक काम नहीं आएगा, ठीक है। एक तो ये रीज़न होता है कि हर डायरेक्शन से हमें, चाहे दीवार हो चाहे कोई भी रफ सरफेस हो, वो हमें एक जगह, अगर रूम में लाइट जल रही है तो वो हर डायरेक्शन से नज़र आती है। वो कहीं पे भी रूम में खड़े होकर देखो तो हमें दीवार या न्यूज़पेपर या कोई भी ऑब्जेक्ट है नज़र आएगा अगर लाइट जल रही है तो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जिधर लाइट है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सिर्फ मेरी आंख तक आएगी तो मुझे यहीं खड़े होकर नज़र आएगा, ऐसा नहीं है। उसका रीज़न क्या है? डिफ्यूज रेज फर्दर सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं उनको। आगे चल के हाइगेन्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वहाँ और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। आई होप ये वाला फंडा भी आपको क्लियर हो गया है, बेसिक सी बात है। तो यहाँ पे दो बातें हमने कंक्लूड करी। रफ सरफेसेज में रिफ्लेक्शन क्यों नहीं दिखती, प्लेन सरफेसेज से रिफ्लेक्शन क्यों दिखती है? क्योंकि रिफ्लेक्शन और इमेज तभी बनती है जब सारी रेज एक ही डायरेक्शन में जाएं और एक ही पॉइंट पे जाके पहुंचे, तब जाके क्लियर इमेज बनती है, तभी हमें इमेज दिखती है, ठीक है। रीज़न ये हो गया, सरफेस अगर रफ है इस वजह से वहाँ पे इमेज नहीं दिखती उसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात कि हमें कमरे के अंदर हर जगह पे अगर लाइट जल रही है तो कमरे के अंदर हर जगह पे कहीं पे भी खड़े हो जाओ आप, हर डायरेक्शन से आपको ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में खड़े होने पे आपको ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। तो ये दो बातें यहाँ से हमें क्लियर
होती हैं। ठीक है, आई होप ये वाला फंडा आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इनकी बात करेंगे अब। पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence lie in the same plane. This plane is called plane of incidence or plane of reflection. हमने क्या बोला, इंसिडेंट रे ये वाली, ठीक है, इसका नाम है इंसिडेंट रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ये है रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल ये है नॉर्मल। ठीक है, और ये जो है ये हमारा कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अभी हम मान रहे हैं, एक बार के लिए हम इग्नोर कर रहे हैं कि बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ताकि सिर्फ रिफ्लेक्शन को अलग से समझ पाए। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में रिफ्लेक्शन साथ साथ होते हैं, बट हम यहाँ पे मान रहे हैं कि 100% रिफ्लेक्शन ही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। तो रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो सिर्फ उसी को समझना है अब हमें। ठीक है, तो हमेशा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होंगे। मतलब अगर इधर से इंसिडेंट रे आया, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर निकलेगा, इधर से इंसिडेंट रे आया तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये ऐसे, इस तरीके से आप देखें यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो नॉर्मल हमेशा फिर कैसा होगा, नॉर्मल यहाँ पे होगा, बीच में होगा। मतलब अगर मैं इनको ही घुमा दूँ ऐसे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन अगर मैं ऐसे चेंज करता जाऊँ तो ये तीनों पैरेलल एक दूसरे के साथ ऐसे रोटेट करते जाएंगे, घूमते चले जाएंगे। मतलब अगर इंसिडेंट रे इधर आया तो रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा, अगर इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा। तो नॉर्मल हमेशा उन दोनों के बीच में ही लाई करेगा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। तो ये हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे। उसके बाद सेकंड जो लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ठीक है, ये फिगर में एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हमेशा ये वाली बात सही है। ठीक है, तो कहने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे मान लिया कि ये कोई सरफेस है। ठीक है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ पे एक रे आया। ठीक है, एक रे कौन से एंगल पे, मान लिया 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुई इस सरफेस के साथ। तो ये 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ध्यान रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके साथ होता है, नॉर्मल के साथ होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, ये वाला, इस नॉर्मल के साथ जो एंगल है दैट इज़ 60 डिग्री। तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, यहाँ से एक रे रिफ्लेक्ट होके निकली, तो ये जो एंगल बना ये भी पक्का 60 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये वाली बात याद रखनी है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है, यहाँ से देखना। इफ़ अ रे कमिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉल्स ऑन अ मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with horizontal reflects and falls on another mirror placed at some angle theta with the first mirror such that the final reflected ray becomes horizontal. ठीक है, ये वाली भी horizontal है, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये वाली इंसिडेंट रे है, ये भी हॉरिजॉन्टल, शॉर्टकट में ये भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और ये है फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली। अच्छा, ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल है, तो अपने को ये वाला एंगल थीटा कितना है ये पता करना है। आसान है, कैसे पता करेंगे अभी देख लेते हैं। अच्छा, अगर ये मिरर 60 डिग्री पे है तो सबसे पहले यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हैं, जहाँ पे सबसे पहला रिफ्लेक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ पे एक नॉर्मल बनाओ। तो क्लियर सा एक नॉर्मल बना लेते हैं, ये एक नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो अब सोचते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर आप सोचिएगा इस छोटे से ट्रायंगल पकड़ें, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है जहाँ पे आपको डॉट नज़र आ रहा है, कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा, इस छोटे ट्रायंगल को पकड़ें,
ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये पक्का 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। तो अगर ये 30 हो गया तो ये वाला अपने आप 30 हो जाएगा। अगर ये 30 हो गया तो इसको भी 30 होना पड़ेगा, और अगर ये 30 हो गया तो इसको 60 होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरी तरफ से देखते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ से देखते हैं, ये जो सेकेंड रे है इसकी तरफ से सेकेंड रिफ्लेक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ पे एक नॉर्मल बना दिया। ठीक है, ये सेकेंड जगह पे नॉर्मल बन गया। अब मेरे को पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, तो यहाँ से मेरे को एक बात पता है, ठीक है, मेरे को एक बात पता है कि यहाँ से साइड में फिगर बना रहा हूँ मैं, ये देखना, ये फाइनल रे है और ये इनिशियल रे है, ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ है। अगर ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल हैं तो आपको ये पता होगा कि ये वाला एंगल, इसका नाम दे देते हैं, मान लिया एंगल 1, इसका नाम दे दिया एंगल 2। तो आपको ये वाली बात कभी 9th-10th में समझाई गई होगी कि एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये वाला एंगल थीटा है, तो थीटा भी क्यों, थीटा तो एक जगह यूज़ हो गया, इसको अल्फ़ा बोल देते हैं। तो अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 1 पूरा कितना हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा 2 अल्फ़ा, और एंगल 2 कितना हो जाएगा 30 + 30 मिला के 60 हो गया। इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब 2 अल्फ़ा का वैल्यू 120 डिग्री होगा, यानी अल्फ़ा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया फटाफट से। ये वाली बात समझ आ गई। तो क्या पता चला, अगर अल्फ़ा 60 डिग्री है और ये वाली लाइन फिगर में ये नॉर्मल है, तो अल्फ़ा 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया फिगर में, तो फिर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। यानी थीटा का वैल्यू कितना आया, थीटा का वैल्यू आया 90 डिग्री। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। देखो, तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट ज्योमेट्री की हेल्प से ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आपको बेसिक थोड़ी थोड़ी ज्योमेट्री याद होनी चाहिए, कैसे 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 सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको बेसिक लॉ का यूज़ कैसे करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। बेसिकली हमने कौन सा लॉ यूज़ किया यहाँ पे, सेकेंड वाला लॉ, इंसिडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, I = R हमेशा ही होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं।